सावकाश। आप सभी को जय भीम। यदि आप ऑनलाइन है और मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है तो कृपया कमेंट कीजिए। धन्यवाद सर, जय भीम। सर और इंतज़ार करूं या शुरू करूं? जी हाँ सर, मैं आपको देख पा रहा हूँ। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ अंबेडकर राइट हिस्ट्री कांग्रेस की ओर से। आप सभी का स्वागत। मैं सबसे पहले अंबेडकर राइट हिस्ट्री कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर संदेश वाघ सर, डॉक्टर संतोष बंसोड़ सर, सोलापुर क्षेत्र के अध्यक्ष डॉक्टर संजय गायकवाड़ सर, हमारे मित्र डॉक्टर एन डी बंसोड़े सर, आप सभी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे मौका दिया, आपने समझा, मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके साथ रहकर काम करूं। आप विगत 4 दिनों से जिस बात को समाज तक पहुंचा रहे हैं उसी बात को मैं भी अपनी ओर से आगे बढ़ाना चाहूंगा। मैं संक्षेप में मेरा परिचय देता हूं। मैं डॉक्टर सतीश अर्जुन घोरपड़े, हिंदी विभाग अध्यक्ष, मावली महाविद्यालय वडाला, यहाँ पर विगत 12 वर्ष से अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहा हूँ। आज अंबेडकर राइट हिस्ट्री कांग्रेस के इस व्याख्यान माला में 5वां दिन है। मेरे व्याख्यान का विषय है हिंदी साहित्य में अभिव्यक्त डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की विचारधारा। साथियों, हमें पता है कि साहित्य को समाज का दर्पण कहा गया है, जिसमें तत्कालीन समाज की संचित चित्तवृत्तियों को आसानी से देखा जा सकता है। साहित्य का सृजन भले ही कल्पना तत्व से किया जाता है, किंतु उसमें समसामयिकता एवं प्रासंगिकता के साथ साथ इतिहास का भी दर्शन होता ही है। साहित्य का आधार न लेते हुए यदि समाज एवं संस्कृति का अध्ययन करने बैठे तो वह अध्ययन परिपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि साहित्य में समाज एवं संस्कृति को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया जाता है। जिस प्रकार साहित्य में बुद्धि तत्व, भाव तत्व, कल्पना तत्व, शैली तत्व की आवश्यकता होती है तथा इनके बिना साहित्य का सृजन असंभव है, उसी प्रकार साहित्य के केंद्र में मनुष्य एवं समाज होता ही है। अतः इतिहास लेखन करते समय साहित्य का आधार अनिवार्य बन जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम साहित्य को देखते हैं तब हमें उसमें इतिहास की विभिन्न घटनाएं आसानी से दिखाई देती है। साहित्य की विभिन्न विधाओं में भारत का स्वर्णिम इतिहास लिखा गया है। जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करते हैं तो उसमें विभिन्न परिस्थितियों में लिखे साहित्य में भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां दिखाई देती है। हिंदी साहित्य का अध्ययन करने के लिए विद्वानों ने उसे 4 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला आदिकाल, 11वीं शती से 14वीं शती तक के हिंदी साहित्य को आदिकाल कहा जाता है। उसमें तत्कालीन समाज का प्रतिबिंब हम देख सकते हैं। उसके पश्चात आदिकाल के पश्चात भक्तिकाल अर्थात 14वीं शती से लेकर 17वीं शती तक के साहित्य में ईश्वर आराधना के साथ साथ तत्कालीन राजनीतिक, धार्मिक,
सामाजिक, सांस्कृतिक आदि विभिन्न परिस्थितियों से संघर्ष कर रहे वंचित समुदाय को मार्गदर्शन करता हुआ संत साहित्य भी दिखाई देता है, जिसमें संत रैदास, संत कबीर आदि संतों ने समाज प्रबोधन किया है। इस साहित्य के माध्यम से समाज की तत्कालीन विभिन्न परिस्थितियों का भली है। भक्ति काल के बाद आता है रीतिकाल, अर्थात 17वीं शती से 1857 की क्रांति तक के समय में वह जो साहित्य लिखा गया, उस साहित्य को विद्वानों ने रीतिकाल कहा गया है। वह साहित्य भले ही राज दरबार एवं राजमहलों तक सिमट गया, किंतु उसमें राजाओं की वीरता एवं युद्ध कौशल के साथ साथ कवि की कसौटी भी दिखाई। हिंदी साहित्य का आधुनिक युग अर्थात 19वीं शती से लेकर देश की आज़ादी तक के साहित्य में क्रांति, विद्रोह, बलिदान के साथ साथ जनचेतना एवं राष्ट्र प्रेम दिखाई देता है। अब यह अनुसंधान का विषय है कि साहित्य के इस इतिहास में जिन रचनाओं का अध्ययन किया जाता है, भारतीय जनमानस का परिपूर्ण दर्शन मिलता है। जितने भी महापुरुषों ने समाज एवं राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दिया, उन सभी की विचारधारा हिंदी साहित्य के जितनी भी गद्य एवं पद्य विधाएं हैं, जैसे उपन्यास, नाटक, कहानी, एकांकी, साथ साथ महाकाव्य, खंडकाव्य, प्रगीत, मुक्तक आदि पद्य विधाओं में भी जो है उनकी विचारधारा। मैं अपने इस विषय को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व से हम सभी परिचित हैं। उन्होंने समता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्याय की बुनियाद पर आधारित राष्ट्र निर्माण के साथ ही नव समाज निर्मिति में अपनी अहम भूमिका निभाई है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने जीवन में जो विभिन्न संघर्ष किए, उसी में से उनके व्यक्तित्व का निर्माण होता हुआ हमें दिखाई देता है। वर्ण व्यवस्था एवं मनुस्मृति पर आधारित गुलामी मानसिकता में जीवन यापन करने के लिए मजबूर शोषित पीड़ित समुदाय एवं स्त्रियों के उद्धारक के रूप में उन्हें आज भी पूरे विश्व में गौरव प्राप्त है। उनके विचार एवं कृति मानव समुदाय के लिए हमेशा से प्रेरक रहे हैं और भविष्य में भी मार्गदर्शन करते रहेंगे। संक्षेप में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा एवं आंदोलन को हम यहाँ पर देखेंगे कि क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू महाराज एवं अपने पिता सूबेदार रामजी आदि से प्राप्त शिक्षा के महत्व को स्वीकार कर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने शोषित पीड़ित भारतीय समाज में नई चेतना जागृत कर उन्हें यह एहसास दिलाया कि आप भी एक मनुष्य हैं। उनका पूर्ण जीवन ही अभाव और संघर्ष में बीता हुआ दिखाई देता है। उन्होंने भारतीय समाज को पढ़ो, संगठित बनो और संघर्ष करो का मंत्र दिया, जिसके आधार पर समस्त मनुष्य जाति अपना तथा अपने समाज का विकास कर सकती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को समझने के लिए सबसे पहले उनके आंदोलन को समझना आवश्यक है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सभी आंदोलन एवं कार्य हमें ज्ञात है, जिनमें मुख्यतः मूक नायक, जनता आदि पत्र पत्रिकाओं के संपादन के साथ साथ शूद्र पहले कौन थे, क्रांति प्रतिक्रांति, कांग्रेस और गांधी ने अस्पृश्य के लिए क्या किया आदि ग्रंथ सृजन, 14 तालाब सत्याग्रह, मनुस्मृति दहन, कालाराम मंदिर सत्याग्रह, हिंदू धर्म त्यागने की घोषणा, अनेक परिषद तथा सभाओं में दिए भाषण, गोलमेज परिषद लंदन में दिन दलित भारतीय नागरिकों का प्रतिनिधित्व, पुणे करार, स्वतंत्र मजदूर पक्ष की स्थापना, भारतीय संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष, संविधान में सामान्य से सामान्य भारतीय नागरिकों को दिए गए अधिकार, संविधान में प्रतिपादित समता, स्वतंत्रता, बंधुता एवं न्याय का महत्व, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी मुंबई की स्थापना, केंद्र सरकार में कानून मंत्री, हिंदू कोड बिल, संसद सदस्य पद से त्याग पत्र और अंत में बौद्ध धम्म का स्वीकार आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं के माध्यम से
उनकी विचारधारा को समझा जा सकता है। मैं इस विषय में ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहूँगा। इन सभी के माध्यम से उन्होंने अपनी सभी मानव समुदाय में अपने आत्मसम्मान एवं अस्मिता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी है। मैं बात करता हूँ हिंदी साहित्य की, कि हिंदी साहित्य में उपेक्षित वर्ग एवं उनकी अपनी अभिव्यक्ति। साहित्य दो प्रकार से लिखा जाता है, एक तो सहानुभूति का साहित्य और दूसरा स्वानुभूति का साहित्य। सहानुभूति का साहित्य मतलब जिसमें देखा हुआ यथार्थ है, और स्वानुभूति का साहित्य से तात्पर्य है कि जिसमें भोगा हुआ यथार्थ है। सदियों से उपेक्षित समुदाय आज प्रस्तापित वर्ग और उसके साहित्य के लिए एक विकल्प लेकर सामने आया है। यह वह वर्ग है जिसे सदियों से शोषित पीड़ित किया गया। यह वह वर्ग है जो अपनी लेखनी के द्वारा अपने दफनाए गए इतिहास की जड़ों तक पहुंचने में सफल हुआ है तथा अपने वंचित इतिहास से प्रेरणा ग्रहण कर सदियों के संताप को मिटाने के लिए सक्षम हुआ है। उस वर्ग के प्रति विद्रोह कर रहा है जिसने उसे कभी आत्मसम्मान से जीने नहीं दिया। साथ ही विद्रोह कर रहा है उस प्रस्तावित साहित्य के प्रति जिसने केवल पत्तल में परोसे नमक एवं चाट मसालों की तरह अपने प्रस्तावित साहित्य में इस वंचित वर्ग को स्थान दिया। यह वर्ग दलित वर्ग है और उनके द्वारा लिखा जा रहा साहित्य दलित साहित्य के शीर्षक से अपनी एक विशेष पहचान प्राप्त कर चुका है। दलित साहित्यकार छत्रपति शिवाजी महाराज, क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर आदि महापुरुषों से प्रेरणा स्रोतों से प्रेरणा ग्रहण कर साहित्याकाश में मुक्त एवं स्वच्छंद उड़ान भरने में सफल हुआ है। वर्ण व्यवस्था एवं मनुवादी मानसिकता के प्रति वह खुलकर लिखने लगा है। केवल इतना ही नहीं बल्कि प्रस्तावित आलोचकों को इस साहित्य ने मजबूर कर दिया कि वे भी इनकी आलोचना करने से पीछे नहीं रहे। यद्यपि आज ऐसी कई पत्र पत्रिकाएं हैं जिनमें इस उपेक्षित साहित्य पर, इस वर्ग पर समीक्षाएं लिखी जा रही है। परिवर्तन यहाँ तक हुआ है कि सदियों से हाशिए पर रखा गया यह उपेक्षित वर्ग आज साहित्य के केंद्र में आकर खड़ा हो गया है। हिंदी के प्रसिद्ध समीक्षक बजरंग बिहारी तिवारी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी पत्रिका दलित अस्मिता, जिनकी संपादिका डॉक्टर विमल थोराट जी है, तो दलित अस्मिता पत्रिका के जनवरी मार्च 2000 के अंक में लिखते हैं कि तमाम प्रदेशों के दलित लेखन को एक सूत्रों में पिरोने वाला अगर कोई चिंतन है तो वह असंदिग्ध रूप से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चिंतन का निचोड़ भारत के संविधान में मौजूद है। आज भारत के सभी नागरिक जिन अधिकारों, अवसरों और स्वतंत्रताओं का उपयोग कर रहे हैं वे उन्हें संविधान से प्राप्त है। संविधान में मिले अधिकारों को अमली जामा पहनाने के लिए दलित कार्यकर्ताओं ने जब भी संघर्ष किया तब उन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संघर्षों से अवश्य प्रेरणा मिली है। इस बात से हम सभी सहमत हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो हमें शिक्षा का अधिकार दिया उसी के बल पर जो है आज हम लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इस तरह से ऑनलाइन एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, अन्याय अत्याचार के खिलाफ जो है हम आवाज़ उठा रहे हैं। तो यह केवल हिंदी, मराठी, तमिल, कन्नड़ के साथ साथ मतलब केवल भारतीय भाषा में ही नहीं बल्कि जो विदेशों में भी जो साहित्य प्रकाशित हो रहा है उसमें भी जो है हम इस भावना को देख सकते हैं। तात्पर्य यह है कि हिंदी, मराठी, तमिल, कन्नड़ के साथ साथ सभी भारतीय भाषाओं के कई ऐसे दलितेतर और दलित भी साहित्यकार हैं जो इस शोषित पीड़ित समुदाय के प्रति अपनी संवेदनाओं को खुलकर व्यक्त कर रहे हैं। बाकी दलित साहित्यकार तो अपनी स्वानुभूति को, अपने अनुभवों को जो है इस साहित्य के माध्यम से लिख रहा है। निम्नलिखित रूप से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को हिंदी साहित्यकार ने स्वीकार कर साहित्य का सृजन किया है। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि हिंदी साहित्य की नाटक विधा हो
उपन्यास विधा हो या कविता विधा हो, इन सभी विधाओं में से भी आत्मकथाओं में, जो दलित आत्मकथाओं में हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को अधिक स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। फिर भी प्रातिनिधिक रूप से मैंने यहाँ पर कुछ कविताओं का चयन किया है जिनके माध्यम से हम ये देख सकते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचार हिंदी साहित्य में किस प्रकार दिखाई देते हैं। तो सबसे पहले हमें ज्ञात है कि शिक्षा जो है सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा हमारे लिए जो है एक डॉक्टर बाबा साहब ने कहा था कि शिक्षा जो है एक शेरनी का दूध है और जो इसे पिएगा वो गुर्राए बिना नहीं रहेगा। तो क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आदि महापुरुषों ने मानवीय समुदाय के विकास में शिक्षा का स्थान सर्वोपरि बताया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आदि परिस्थितियों में सुधार के लिए पढ़ो, संगठित बनो और संघर्ष करो का नारा दिया। डॉक्टर सुशीला टाक भौरे की कहानी संघर्ष में 8वीं कक्षा में पढ़ रहे 12 वर्ष के शंकर नामक नायक के माध्यम से शिक्षा के महत्व को प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। इस कहानी में एक 12 वर्ष का लड़का है जो अपने माता पिता के साथ एक गांव में रह रहा है। उस लड़के को जो है उसके कक्षा में बाकी सभी छात्र काफ़ी तकलीफ देते हैं। वह इस कारण कि उसकी नानी जो है, उसकी नानी इस सवर्णों के घर से जो जूठन लाती है, उसी जूठन से जो है इनका परिवार चल रहा है। तो शंकर को जब ये बात पता चलती है कि लड़के मुझे इस कारण चिल्लाते हैं, तो वह अपनी नानी का कनस्तर और झाड़ू ये सभी सामान घर के बाहर फेंक देता है और नानी से कहता है कि तुम गंदी हो, तुम हमारे घर में नहीं रहोगी। अपने पिता के प्रति उसे सम्मान है क्योंकि पिता मेहनत मजदूरी करते हुए यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो नानी है वह सदियों से चली आ रही परंपरा को जो है निभाते हुए अपना घर परिवार चलाती है। यहाँ पर स्कूल के छात्र उसे चिढ़ाते हैं कि अरे शंकर कौन सी चक्की का आटा खाता है। हालांकि उन छात्रों को पता है कि शंकर जो है हमारे घर से दी हुई जो जूठन है उसी पर जो है उसका जीवन यापन चल रहा है। इसलिए शंकर को 12 वर्ष की अवस्था में ही उसे पता चलता है कि आत्मसम्मान क्या है। तो लेखिका डॉक्टर सुशीला जी ने जो है इस कहानी के माध्यम से हमें यह बताया है कि शिक्षा जो है आपको यह सजग करती है कि आपने अपना जीवन जो है आत्मसम्मान से जीना चाहिए। आज हम देख सकते हैं कि सदियों से जिस समाज को जानबूझकर शिक्षा से वंचित रखा गया था, आज वह समाज शिक्षा के माध्यम से ज्ञान विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में ऊंचाइयों पर पहुंच गया है। कलम की ताकत को स्पष्ट करते हुए कवि जयप्रकाश करदम लिखते हैं कि कलम से लिखा जाता है इतिहास, कलम से लिखा जाता है इतिहास, महत्वहीन कर दिए जाते हैं असली नायक, बना दिया जाता है महानायक महत्वहीनों को। यहाँ कवि कलम की ताकत को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं कि जिन लोगों में कोई विशेष बुद्धिमानी नहीं होती उनका इतिहास लिखा जाता है और उन्हें समाज के नायक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। साथ ही सही अर्थों में जो बुद्धिमान है उन्हें दरकिनार कर दिया जाता है। मैं बजरंग बिहारी तिवारी का और एक उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहूँगा। वे लिखते हैं कि भारतीय भाषाओं में दलित लेखन का अनिवार्य संदर्भ डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ता है। खासकर दलित वैचारिकता अंबेडकर के चिंतन से अनुप्राणित मानी जाती है। इस बात को सभी आलोचकों ने स्वीकार किया है कि दलित साहित्य के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ही है, जिन्होंने अपने जीवन में प्राप्त अनुभवों से संघर्ष किया तथा आने वाली पीढ़ी के लिए नया मार्ग प्रदान किया, जिससे हमने उन्हें अपने मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया है। मैं और एक कहानी का संदर्भ यहाँ पर देना चाहूँगा। प्रसिद्ध लेखक रत्न कुमार सांभरिया की एक कहानी है फुलवा। इस फुलवा कहानी में भी शिक्षा के महत्व को स्पष्ट किया गया है। कहानी काफ़ी बड़ी है, मैं संक्षेप में यहाँ पर बताना चाहूँगा कि फुलवा एक निम्न जाति की महिला है। वह गांव में रहती है, सवर्णों के यहाँ पर जो है वह काम करती है। वहीं पर मालिक के बैल के मारने से
वह विधवा हो चुकी है। और एक घटना इस कहानी में बताई गई है कि यह फुलवा जो है कुएं पर अपना घड़ा लेकर पानी भरने के लिए जाती है। वहाँ पर उसका मालिक नहा रहा है। उसे वह प्रार्थना करती है कि मेरे घड़े में भी 2 बाल्टी पानी डाल दे। तो उसे उसका अपमान लगता है, उस मालिक को उसका यह अपमान लगता है। वह चिल्लाता है और उसके घड़े में थूक देता है। इतनी घिनौनी हरकत सवर्ण समाज आज भी हम देख सकते हैं, कई घटनाओं के माध्यम से आज भी हो रही है। तो वहाँ पर फुलवा गुस्से से जो है घड़ा तोड़ देती है। फिर 20-25 सालों के बाद एक घटना बताई गई है कि यही सवर्ण युवक जब 20-25 सालों के बाद शहर में जाता है तो वह अपने गांव के पंडित से मिलने के लिए जाता है। किसी लड़के से पता पूछता है तो वह कहते हैं कि पंडित जी का तो पता नहीं है, लेकिन आपके गांव के एक गृहस्थ है जो इसी यहीं पर उनकी कोठी है। कोठी यानी एक बड़ा मकान। तो वहाँ पर जाने के बाद वह गेट पर ही आवाज़ लगाता है तो एक बुढ़िया बाहर आती है। यह तुरंत पहचान लेता है कि अरे यह तो फुलवा है, जो कि हमारे यहाँ पर काम कर रही थी, मजदूरी कर रही थी, तो मालगुजारी कर रही थी। तो यह फुलवा जो है उसे घर के अंदर बुलाती है, घर में बिठाती है। वह सवर्ण जो है वह देखता है कि घर में जो है बिल्कुल बहुत ही बढ़िया फर्नीचर है, फर्श भी है, सोफ़ा है बैठने के लिए। घर में जहाँ जहाँ नल लगा हुआ है और उस नल में पानी भी है। जितना बड़ा इसका आंगन है उतनी बड़ी फुलवा की छत है। यहाँ पर मैं तात्पर्य यह बताना चाहूँगा कि फुलवा ने अपने बेटे राधा मोहन को पढ़ लिख कर जो है एक उच्च पदस्थ अधिकारी बनाया है कि आज वह राधा मोहन उस शहर का एसपी है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि रत्न कुमार सांभरिया ने इस कहानी में और बहुत सी बातें बताई है, लेकिन विस्तार भयावह मैं यहाँ पर बस शिक्षा के महत्व को स्पष्ट करने के लिए इस कहानी का जिक्र बताता हूँ कि शिक्षा से हम अवश्य परिवर्तन कर सकते हैं। तात्पर्य यह है कि शोषित पीड़ित वर्ग आज लिख रहा है, अपने अन्याय अत्याचारों के प्रति विद्रोह कर रहा है, संगठन कर संघर्ष कर रहा है। मैं बात करता हूँ हिंदी साहित्य में अभिव्यक्त इतिहास बोध की। इतिहास हमारे लिए ज़रूरी है। प्रत्येक समुदाय एवं विचारधारा का एक निश्चित इतिहास होता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा था कि जो अपना इतिहास भूलते हैं वे इतिहास नहीं बना सकते। मैं यहाँ पर उदाहरण देना चाहूँगा महास्थविर बोधानंद जी का। वे लिखते हैं कि इतिहास साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है। इसका महत्व स्वतंत्रता से बिल्कुल कम नहीं है। एक बार स्वतंत्रता गई तो भी चलेगा, लेकिन इतिहास नहीं जाना चाहिए। अपने प्राण से भी ज़्यादा उसका रक्षण करना चाहिए, क्योंकि इतिहास का रक्षण करने से गई हुई स्वतंत्रता फिर से हासिल की जा सकती है, लेकिन वह नष्ट होने से स्वतंत्रता बहुत ही कठिनाइयों का सामना करने से ही प्राप्त की जा सकती है। हमें पता है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 1 जनवरी को प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी को जो है एक विशिष्ट स्थान पर जाते थे, वहाँ पर नमन करते थे, भाषण करते थे। उस इतिहास को हम सभी जानते हैं कि 1 जनवरी 1818 की भीमा कोरेगांव की लड़ाई वह हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसमें मनुवादी मानसिकता के विरुद्ध की गई लड़ाई एवं शौर्य दिखाई देता है। मैं अधिक विस्तार से उस पर बात नहीं करना चाहूँगा, किंतु इस इतिहास को याद कराते हुए डॉक्टर बाबा साहब हम सभी से प्रश्न पूछते हैं कि आप सभी की अस्मिता कहाँ गई। भीमा कोरेगांव की तरह ही इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं जिन्हें कलमबद्ध नहीं किया गया। इतिहास में कहीं भी उनका जिक्र नहीं मिलता है। इतिहास में जिन संवर्ण क्रांतिवीरों का नाम लिया जाता है, असल में उन सभी घटनाओं में शूद्रों की वीरता को नज़रअंदाज किया जाता है। जैसे हम देख सकते हैं माता दिन भंगी, उधम सिंह, झलकारी बाई आदि ऐसे कई वीर योद्धा हैं जिन पर कभी कुछ लिखा नहीं गया, किंतु दलित साहित्यकार अपने पूर्वजों की शहादत की खोजबीन करने में जुट गया है। कवि जयप्रकाश करदम की कविता अंबेडकर की संतान में वर्तमान
परिस्थिति में भी स्त्री एवं वंचित शोषित दलित समुदाय पर हो रहे अन्याय अत्याचार की वास्तविकता को दर्शाते हुए यह इशारा भी देते हैं कि आज यह वर्ग चुप बैठने वालों में से नहीं है, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों की भट्टी में वह पककर विद्रोह कर रहा है। कवि कहता है कि हड्डियों का ढांचा सा दिखने वाला हरिया जानता है कि वह रुग्ण नहीं है, उसे श्रम और संताप ने तोड़ा है, निस्तेज निरुपाय सा पड़ा है हरखुआ, जानता है कि वह अक्षम अपंग नहीं है, वह बर्बरता और बेबसी का शिकार है। आंखों में आंसुओं के समुद्र को छिपाए सहमी सिमटी कृष्णा जानती है कि उसने अपने जिस्म का सौदा नहीं किया, उसे जालिम दरिंदों ने लूटा है, जेल के शिकंजों के पीछे छटपटाता कसमसाता मंगल जानता है कि वह चोर डकैत या हत्यारा नहीं है, उसे झूठे केस में फंसाया गया है। यही था उसका अपराध कि उसने उठाई थी जुल्म और शोषण के खिलाफ आवाज। नई नहीं है ये घटनाएं, सदियों से यही होता आया है। हरिया हरखू और मंगल के साथ नोचते रहे हैं कृष्ण के जिंदा जिस्म को भेड़िए हैवान, नोचते रहे हैं कृष्णा के जिस्म को भेड़िए हैवान, जिनकी दोपहरी में नृशंसता के आग में झोंके जा रहे दलितों और उनके मासूम बीवी बच्चों के चित्कार से। गांव की भरी पंचायत के सामने जबरन नग्न की जा रही युवतियों के बेबस विलाप, कांपती रही है दिशाएं, सिहरता रहा है इतिहास। पर हाय रे भारत महान, नहीं फटता किसी का कलेजा, नहीं दुखती किसी की आत्मा इन घटनाओं से, नहीं होता कोई विद्रोह, नहीं उठता यहाँ न्याय समता और भातृत्व का तूफान। लेकिन आज मंगल की छटपटाहट और आक्रोश देने लगे हैं आभास कि अंबेडकर की संतान अब और नहीं सहेगी जुल्म और अत्याचार, नहीं रहेगी मौन कृष्णा के आंसू, हरखू की बेबसी, हरिया के संताप का लेगी हिसाब, तोड़कर अन्याय और शोषण की जंजीरों को रचेगी नया इतिहास। दोस्तों, आज भी हम देख सकते हैं कि कई दलित युवक युवतियों पर जो है हमले हो रहे हैं, उन्हें जबरन किसी भी झूठे केस में जो है कानून उन्हें जो है सजा दे रहा है, सलाखों के पीछे उन्हें डाला जा रहा है। ऐसी कई घटनाएं हैं और इनके खिलाफ हम आज आवाज बुलंद कर रहे हैं। तात्पर्य यह है कि दलित समुदाय अन्याय अत्याचार के प्रति विद्रोह करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति का दहन किया था। उसी बात को मैं लेकर आगे बात करता हूँ कि मनुवाद एवं वर्ण व्यवस्था के प्रति विद्रोह। हमें ज्ञात है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने मनुस्मृति दहन कर शोषित पीड़ित समुदाय को वर्ण व्यवस्था एवं गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने की पहल की थी। उनकी प्रेरणा से केवल दलित कार्यकर्ता ही प्रभावित नहीं हुए, बल्कि आज का हिंदी भाषी कवि भी इस महामानव से प्रेरणा ग्रहण कर स्वयं को नए युग के स्पार्टकस कहलवाने लगे हैं। कवि मुकेश मानस अपनी कविता के माध्यम से अतीत यानी इतिहास और वर्तमान को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर मनुवादी वर्ण व्यवस्था को आह्वान देते हुए दिखाई देते हैं। वे कहते हैं कि कभी हुआ था एक मनु जिसने बड़े जतन से बनाई थी एक सलीब। कभी हुआ था
एक मनु जिसने बड़े जतन से बनाई थी एक सलीब, और उस सलीब पर टांग दिया था उसने एक विचार। उस विचार से जन्मे फिर असंख्य असंख्य मनु, और उन्होंने बना डाली असंख्य असंख्य सलीबें जिन पर टांगा जाता रहा हमें। यहाँ पर सलीबों से तात्पर्य है ऐसी परंपराएं और ऐसी रूढ़ियां बनाई गई जिसमें हमारा हमेशा शोषण किया गया, जिसमें हमें पीड़ित किया गया। कवि मुकेश मानस कविता के पूर्वार्ध में मनु द्वारा स्थापित वर्णवादी व्यवस्था की चर्चा करते हैं, तो उत्तरार्ध में स्वयं अर्थात शोषित पीड़ित समाज को सर्वव्यापी बताते हुए नए युग के स्पार्टकस बताते हैं तथा इस व्यवस्था से ही प्रश्न करते हैं कि अब तक हम पर बहुत अन्याय और अत्याचार किए गए, किंतु अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम हैं इस नए युग के स्पार्टकस। अब कैसे चढ़ा पाओगे हमको किसी भी सूली पर। इस व्यवस्था को आह्वान देने वालों में केवल पुरुष वर्ग ही आगे नहीं आया, बल्कि जिस वर्ग के आत्मसम्मान हेतु बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल की मांग कर अंतिम समय तक उसके पक्षधर बने रहे, वह स्त्री वर्ग भी खुलकर अपनी खोई अस्मिता, अपने अधिकारों को प्राप्त कर संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही है। ऐसी ही एक विदुषी है जो अपने अधिकारों की जंग जीतने की क्षमता रखती है। उनका नाम है सीमा मालवीय। वह एक ऐसी कवयित्री है जो संघर्ष कविता के माध्यम से संघर्ष की जीत का विश्वास दिलाते हुए कहती है कि अपने विश्वास को प्रेरणा बनाकर थामी है डोर जीवन संघर्ष की, उससे भी बढ़कर मनुष्य के अस्तित्व के संघर्ष की, क्योंकि संघर्ष से एक दिन अवश्य जीत लेंगे हम अपने अधिकारों की जंग। कविता के अंत में सीमा मालवीय एक नई मिसाल कायम कर रही है। उन्हें विश्वास है कि संघर्ष सदा ही जीतता है। सत्य परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं। यद्यपि यह संघर्ष की भाषा करने की प्रेरणा डॉक्टर बाबा साहेब का आदर्श एवं संघर्षशील जीवन ही रहा है, जिससे प्रभावित होकर भारत के कोने कोने में जो आवाज दबी हुई थी वह विद्रोह बनकर सामने आ रही है। जिस समाज को इतिहास में कोई स्थान नहीं था, उसी समाज की उन्नति के लिए हमारा भारतीय संविधान पक्षधर है। दलितों का इतिहास लेखन कैसा होना चाहिए, इस दृष्टि से प्रोफेसर दामोदर मोरे कुछ तथ्य बताते हैं। उनमें से पहला तथ्य इस प्रकार है कि ज्योतिराव फुले और डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर दलित एवं पिछड़े हुए लोगों की दो आंखें हैं। दलित इतिहास का लेखन फुले अंबेडकर की आंखों से भारतीय संविधान की निगाहों से होना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अब तक वंचित समाज की ओर एकांगी रूप से देखा जाता था, किंतु संविधान ने इस समाज को मनुष्य बनने के सभी अधिकार प्रदान कर सदियों की दास्ता एवं गुलामी से मुक्त किया है। हमें पता है कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था कि गुलाम को उसकी गुलामी का एहसास करवाओ, तभी जो है वह उसके प्रति विद्रोह करेगा। 20वीं शती में भारत में आज़ादी का आंदोलन एक नए मोड़ पर था। भारतीय जनता अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होकर स्वतंत्र आकाश में उड़ने हेतु प्रयासरत थी। इसी आंदोलन के साथ एक और आंदोलन जोर पकड़ रहा था, जिसकी जड़ें बुद्ध के विचारों तक फैली हुई दिखाई देती है। वह आंदोलन है सामाजिक रूढ़ि परंपराओं को तोड़कर सदियों की गुलामी से मुक्त होकर समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय पर आधारित मानव की मुक्ति का आंदोलन। एक जाति की दास्ता अर्थात गुलामी से दूसरी जाति की मुक्ति का आंदोलन, जिसे हम भारत की सभी भाषाओं के साहित्य में देख सकते हैं। यह आंदोलन है दलित का दलितत्व से मुक्ति का आंदोलन। वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले जी अपनी एक कविता में, जिसका शीर्षक है शब्द, इस कविता में गुलामी की जंजीरों से मुक्ति की बात करते हुए लिखते हैं, मेरे शब्दों जो चुपचाप जुल्म सहते हैं, उनके ओठों में
प्रलय की आग बनो। जो चुपचाप गुलामी में जीते हैं उनकी धमनियों में बारूद की तरह भड़कते रहो। मेरे शब्दों, जो अन्याय अत्याचार के ठेकेदार हैं उन पर बिजली सी आग बनकर बरसते रहो। लेखनी तुम्हें मेरा रक्तदान, लेखनी तुम्हें मेरा रक्तदान, बेझिझक जूझती रहो। मेरे प्रिय शब्दों, मेरे कलेजे के बोल बनो। मेरे प्रिय शब्दों, मेरे कलेजे के बोल बनो। मेरे आंसुओं के शिलालेख बनो। मेरी मुक्ति के शिल्पकार बनो। मेरी मुक्ति के शिल्पकार बनो। इस तरह से हम देख सकते हैं कि कवि अपने शब्दों को जो है यहाँ पर आवाहन कर रहा है विद्रोह के लिए। हमें पता है कि कलम से किया हुआ विद्रोह बहुत ही असरदार होता है, जिसके प्रेरणा स्रोत हिंदी साहित्य में परंपरावादी साहित्य के साथ साथ विद्रोहात्मक साहित्य की शुरुआत लगभग 1900 है। इससे पहले हीरा डोम ने अवश्य विद्रोह कर अपने अधिकारों की मांग की है। उनके बाद 70 के दशक में हिंदी साहित्य में वह भावना दिखाई कि महाराष्ट्र में एवं विद्रोह साहित्य, इस साहित्य की प्रेरणा ही मूलतः क्रांति सूर्य ज्योतिबा फुले आदि, यही परिवर्तन साहित्य के में हम सकते हैं। जाएगा में रानो हॉटस्पॉट थोड़ी सी मुझे कठिनाई लग रही है। ठीक है, आप कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। मैं बात कर रहा था स्वर की। और मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बस सर अंतिम पड़ाव में हूं। मेरी आवाज आ रही है आप लोग? इसका क्या हुआ अभी? नेटवर्क ऐसा होता है। हाँ जी हाँ सर, मैं बात करता हूं हिंदी में परिवर्तनवादी स्वर की। 21वीं शती के हिंदी साहित्य में हम इस परिवर्तनवादी विचारों को अधिक प्रगल्भता से व्यक्त होते हुए देख सकते हैं। आज का युवा संवैधानिक अधिकारों को अपनाकर परंपरावादी विचारों एवं सामाजिक बंधनों को नकारता है। इस परिवर्तन के मूल में शिक्षा महत्वपूर्ण माध्यम है। इस साहित्य के संबंध में हिंदी की श्रेष्ठ समीक्षक साहित्यकार रमनिका गुप्ता जी लिखती है कि मराठी दलित फुले की समृद्ध सोच के परिप्रेक्ष्य में डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के प्रभाव में सीधे आंदोलन के गर्भ से उत्पन्न हुआ और ग्रामीण स्तर तक भी लोक साहित्य आदि के जरिए दलित चेतना विकास का एक कारगर हथियार बना। दरअसल मराठी दलित नेतृत्व सुधारवादी न होकर रहा है।
यह बात यहाँ पर मैं, बच्चे का सामाजिक जीवन शुरू होता है जिसमें स्वयं से युक्त प्राथमिक शिक्षा स्तर पर हम देख सकते हैं आज का कवि परंपरावादी स्वर लिपि को प्रतीकात्मक रूप से परिवर्तित करने की अपेक्षा व्यक्त करता हुआ दिखाई देता है। कवि कहते हैं कि हम बच्चे पाठशाला में अ से अनार पढ़ते, हम बच्चे पाठशाला में अ से अनार पढ़ते, मगर बीच की छुट्टी में पानी पीते हुए अ से अस्पृश्यता होती है यह समझा। पाठशालाओं में समता का पाठ पढ़ाया जाता है किंतु सामाजिक स्तर पर समानता नहीं दिखाई देती। आदर्शवादी शिक्षा व्यवस्था में आज भी भेदपरक शिक्षा दिखाई देती है। कवि भूपेश कुमार इस स्वर लिपि को प्रतीकात्मक रूप से व्यावहारिक तथा सामाजिक धरातल पर जो असमानता दिखाई देती है ऐसी व्यवस्था को ही बदलना चाहते हैं। भगवान, कवि लिखते हैं भगवान प्रश्न चिन्ह है, भगवान के राज्य में स माने समानता, भगवान के राज्य में स माने समानता, पर आदमी की दुनिया में स के आगे अ लगाकर असमानता ही हम पर लादी गई। बनानी होगी अब हमें अपनी अलग स्वर लिपि, बनानी होगी अब हमें अपनी अलग स्वर लिपि। तात्पर्य यह है कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भूपेश कुमार सदियों से चली आ रही भेदपरक व्यवस्था ही परिवर्तित करने का आह्वान करते हुए दिखाई देते हैं। हिंदी की परिवर्तनवादी कविताओं में डॉक्टर सुशीला टाकभोरे की कविताएं भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है। मेरा अस्तित्व नामक कविता में अपनी ही जाति की सफाई कर्मचारी महिला को केंद्र में रखकर वह उनसे प्रश्न पूछती है कि क्यों शर्म नहीं आती तुम्हें, क्यों शर्म नहीं आती तुम्हें अपने काम पर, कब तक कितनी पीढ़ियों तक लगाती रहोगी झाड़ू, कब तक कितनी पीढ़ियों तक लगाती रहोगी झाड़ू, कब समझोगी सम्मान और अपमान में अंतर। आश्चर्य में डूबी वह सब सुनती है, आश्चर्य में डूबी वह सब सुनती है, टुकुर टुकुर देखती है, फिर भी विश्वास करती है भाग्यवाद पर, दैववाद पर, हिंदुत्ववाद पर। वह सोचती है लग जाएगा बेड़ा पार अपने आप। इस कविता में कवयित्री अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन करती हुई अपने समाज को सदियों की गुलामी मानसिकता से मुक्त होने का आह्वान करती है, क्योंकि आज भी महानगर निगम अस्पतालों में हम एक विशिष्ट जाति के ही सफाई कर्मचारी देख सकते हैं। कवयित्री ऐसे समुदाय अपनी जाति से आह्वान करती है कि मैं निश्चित नहीं रह सकती, मैं निश्चिंत नहीं रह सकती, अपने अस्तित्व की चिंता में डूबी, ललकारती हूँ अपनी कौम को अब तो जागो, ललकारती हूँ अपनी कौम को अब तो जागो, आखिर मेरी बिरादरी का अस्तित्व ही मेरा अस्तित्व है। वैज्ञानिक दृष्टि को अपनाते हुए हर कोई अपना विकास करना चाहता है, किंतु आज भी हम देख सकते हैं कि सदियों से जो जातियां अपना जातिगत व्यवसाय कर रही है वे उसे छोड़ नहीं रही है, वे उससे मुक्त होना चाहते हैं, किंतु शिक्षित होने के बावजूद भी बेरोजगारी की मार से बचने के लिए उन्हें अपने जाति पर आधारित परंपरागत व्यवसाय पर ही आश्रित रहना पड़ता है। आज व्यवस्था ही ऐसी है। युवा कवि राहुल वानखेड़े परिवर्तन के लिए रद्दीवाला कविता के माध्यम से अंधश्रद्धाओं की रूढ़ियों को, विषमतावादी मानसिकता तथा धर्मांधता को कबाड़ के समान घर से बाहर फेंकने का आह्वान करता है। तो कवि अरविंद कुमार दिव्यांशु अपनी कविता मेरी भाषा में कहते हैं, खोजने दो मुझे शब्द, खोजने दो मुझे शब्द, मुझे अपनी भाषा को लिपिबद्ध करना है। तुम्हारी दया में मुझे घृणा नजर आती है, तुम्हारी दया में मुझे घृणा नजर आती है, तुम्हारे प्यार भरे शब्दों में मुझे कोई चाल नजर आती है, मुझे कोई चाल नजर आती है। तात्पर्य यह है कि 21वीं शती का कवि सदियों से छल कपट भरी सामाजिक व्यवस्था को, विषमता की नींव पर खड़े ढांचे को तोड़ मरोड़ कर अपनी भाषा को अपने समाज तक पहुंचाकर परिवर्तन करना चाहता है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के मूल में ही सामाजिक परिवर्तन है, जिसमें धर्म, अर्थ तथा जातिगत समता, स्वतंत्रता, बंधुता तथा न्याय का महत्व स्पष्टता से दिखाई देता है। उनके इन्हीं विचारों से प्रेरित हिंदी साहित्यकार
दलित साहित्य को मुख्य प्रवाह में समाविष्ट करने में सफल हुआ है। शोषित पीड़ित दलित समुदाय को हरिजन के रूप में एक विशेषण दिया गया था। तत्कालीन समय में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इस पर आपत्ति जताते हुए इस शब्द प्रयोग का विरोध किया था। हमें ज्ञात है इस शब्द के व्यवहार पर सरकार ने पाबंदी लगाई है। कवि जयप्रकाश करदम हरिजन शीर्षक से लिखी कविता के माध्यम से तथाकथित सवर्ण समुदाय से ही प्रश्न करते हैं, जो आज भी हमारे लिए हरिजन शब्द का प्रयोग करते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है कि परम पिता है यदि हरि, परम पिता है यदि हरि और सब है उसकी संतान, तो क्यों नहीं है सब हरिजन? क्यों कहा जाता है हरिजन मुझको ही? मैंने ईश्वर को नहीं देखा, मैंने ईश्वर को नहीं देखा, न उसे जानता हूँ न मानता हूँ। मैं जानता हूँ अपने पिता को और अपनी माँ को। पैदा किया था मुझे जिसने, पैदा किया था मुझे जिसने अपनी कोख से, अपने माता पिता का जना, मैं उनकी संतान हूँ। ईश्वर मेरा पिता नहीं है, मैं हरिजन नहीं हूँ, मैं हरिजन नहीं हूँ। निष्कर्ष रूप से हम आज के साहित्यिक क्षेत्र में यह देख सकते हैं कि जिसे कभी मनुष्य समझा ही नहीं गया, जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था, वह शोषित पीड़ित वर्ग अपने हाथों में क्रांति की मशाल लेकर चल रहा है। वह चुपचाप बैठने वालों में से नहीं है, बल्कि जहाँ कहीं भी उसे अन्याय अत्याचार दिखाई देता है, वहाँ वह विद्रोह की भूमिका निभा रहा है। उसमें इतनी क्षमता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन एवं विचारों से ही निर्माण हुई है। प्रसिद्ध विचारक डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े जी कहते हैं कि दलित ब्रह्मांड के ज्ञान शास्त्र में डॉक्टर अम्बेडकर निस्संदेह केंद्रीय व्यक्ति के तौर पर उपस्थित रहते आए हैं। यह कल्पना करना मुश्किल है कि दलितों के सामूहिक जीवन में ऐसा कुछ हो जो कि गंभीर और महत्वपूर्ण हो, वह डॉक्टर अम्बेडकर से पूरी तरह अछूता रहे। तात्पर्य यह है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के चिंतन और संघर्ष को छोड़कर हम केवल हिंदी ही नहीं बल्कि भारतीय दलित साहित्य की कल्पना ही नहीं कर सकते। इसलिए आलोचकों ने इस साहित्य को अम्बेडकरवादी साहित्य भी कहा है। इस दृष्टि से प्रोफेसर दामोदर मोरे का मंतव्य बहुत कुछ बताता है। वे कहते हैं कि भारतीय दलित साहित्य की यात्रा दलित से मनुष्यत्व की ओर बढ़ रही है। यही कारण है कि मैं दलित साहित्य को अम्बेडकरवादी साहित्य मानता हूँ। घृणा का कारण बना दलितत्व हमें एक ना एक दिन त्यागना ही है। अभिजनों के साहित्य का केंद्र बिंदु ईश्वर रहा है, किंतु अम्बेडकरवादी साहित्य का मध्यवर्ती बिंदु मनुष्य है। इसलिए अब दलित साहित्य के स्थान पर अम्बेडकरवादी साहित्य, यह नई दृष्टि तथा नया शीर्षक इस साहित्य के लिए अपनाया जा रहा है, जिसके केंद्र में महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का चिंतन एवं जीवन संघर्ष है। मैं बताना चाहूँगा कि हिंदी का जो दलित साहित्य है, जिसे आज अम्बेडकरवादी साहित्य कहा जाता है, वह केवल कल्पना पर आधारित नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से वास्तविक रूप में हमारे सामने प्रस्तुत हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में भी ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटित हो रही है, जहाँ पर दलित उच्च शिक्षित हो या अशिक्षित हो, उस पर अन्याय और अत्याचार हो ही रहा है। ऐसे हम सभी के पास ऐसे कई अनुभव हैं, जब भी हम इन दलित साहित्यकारों की आत्मकथाओं को पढ़ते हैं, जो कि अम्बेडकरवादी विचारों से प्रभावित होकर अपने अनुभवों को लिख रहे हैं, उनकी आत्मकथाओं में वही दिखाई देता है जो मैंने भी, जो आपने भी अपने जीवन में भोगा हुआ है। मैं यहाँ पर मेरी वाणी को विराम देता हूँ। इस अम्बेडकराइट हिस्ट्री कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, आदरणीय डॉक्टर संदेश वाघ सर, डॉक्टर संतोष बंसोड़ सर, डॉक्टर संजय गायकवाड़ सर, डॉक्टर एन डी बंसोड़े सर, मेरे सभी मित्र, आप सभी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। यदि कोई त्रुटियाँ रह गई होगी तो वो मेरी है। कम शब्दों में बहुत कुछ बताने का प्रयास किया है। आप लोगों ने अब तक सुना, इसके लिए पुनश्च एक बार आप सभी के प्रति मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।